नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट जूनियर एडेट का जो एग्जाम है आपका 17 अक्टूबर को, उसके लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पहला मॉडल पेपर देखा था। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ये जो मॉडल पेपर देख रहे हैं 50 जो प्रश्न है जो कि सबके पेपर में कॉमन नंबर है, उनके हम मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हम देखेंगे हमारा मॉडल नंबर जो है पेपर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं 50 प्रश्न का। पहला प्रश्न, लास्ट में 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के भी आते हैं और एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी जो है वो पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किसके जो है वो समकालीन थे। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है महापद्मनंद और चौथा है समुद्रगुप्त। बताइए इनमें से गौतम बुद्ध जो है वो किसके जो है वो समकालीन थे। टाइमिंग है शाम की 8 बजे की। तो लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो बिंबिसार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो मौर्य साम्राज्य के जो है वो संस्थापक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो महापद्मनंद ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो है आपके नंद वंश की स्थापना इन्होंने जो है वो की थी। समुद्रगुप्त जो है, इनकी बात करें तो ये गुप्त वंश के सम्राट थे। स्थापना इन्होंने नहीं की थी, स्थापना तो गुप्त साम्राज्य की श्रीगुप्त ने की थी। समुद्रगुप्त के बारे में एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि भारत का नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, समुद्रगुप्त को जो है वो कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा, पर अन्य ऑप्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल में जो है वो सक्रिय थे। चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल या फिर विजयनगर राज्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर यानी कि विजयनगर राज्यकाल जो है वो बिल्कुल सही होगा। विजयनगर जो साम्राज्य है, इसकी स्थापना का सन आपको पता होना चाहिए, वो है 1336 जो है वो ईसवी। इसमें दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाला जो विद्रोह है, उसके परिणाम स्वरूप जो है इस साम्राज्य की यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पूछा यह जाता है किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का, ये दो नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने दो भाई थे, इन्होंने जो है वो की थी। कहाँ की थी, तो तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग है, उसके निकट जो है वो की थी, पर इतना डिटेल में नहीं। नाम हरिहर और बुक्का जो है वो ध्यान रखिएगा। और जो प्रश्न पूछा था वो भी कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध जो भाष्यकार हैं सायण, ये आप नाम ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर जो राज्यकाल है इसमें जो है वो सक्रिय थे। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमण दे रखे हैं, इनको आपको व्यवस्थित करना है। नीचे आपके ऑप्शन भी हैं और बताना है क्या क्रम जो है इसका सही होगा। सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, तो चंगेज खां आपका सबसे पहले आएगा। चंगेज खां जो है ये आपके, अगर ऑप्शन में भी देखेंगे तो दो आपका सी और डी में है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। तो चंगेज खां आपके आए थे 1220 से लेकर के 1221 तक, और कहीं कहीं इससे 1228 भी जो है वो बताया गया है। फिर बात करते हैं इसके बाद कौन आता है, तो तैमूर आता है। तैमूर की बात करें तो 1398 ईस्वी में जो है ये तैमूर जो है वो आया था। उसके बाद जो है वो नादिर शाह आया था, जो कि 1739 ईस्वी में जो है वो आया था। और अहमद शाह अब्दाली जो है सबसे लास्ट में 1761 ईस्वी जो है आपका आया था। तो इस आधार पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे, दूसरा चौथा तक तो सही है, उसके बाद तीसरा आपका नंबर आ रहा है नादिर शाह का, और फिर लास्ट में एक आ रहा है, यानी सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले आपका चंगेज खां, फिर आपका तैमूर, फिर आपका नादिर शाह और सबसे लास्ट में आपका अहमद शाह अब्दाली। चौथा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वो दिया है। अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता या फिर जियाउद्दीन बर्नी। सल्तनत काल की बात की गई है और डाक व्यवस्था की बात की गई है, तो किसने जो है वो विस्तृत विवरण दिया था। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो इब्न बतूता आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इब्न बतूता जो है ये अफ्रीकी यात्री थे। ये जो है
सन 1333 ईस्वी जो है इसमें भारत जो है वो आए थे। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, तो इनका अगर आपको सन पता होगा तो आप इनका क्रम है वो जो है वो लगा लेंगे। और साथ ही साथ जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने इसे यानी कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है वो नियुक्त किया था। और थोड़ा सा समय जब और बीत गया तो 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे अपने राजदूत के रूप में जो है वो चीन भी जो है वो भेजा था। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेहला। ये बहुत पूछी जाती है, इसको अवश्य याद रखिएगा। रेहला में किसके बारे में, किसकी घटनाओं का वर्णन किया गया है, अगर ये पूछा जाए तो मैंने बताया जिन्होंने भी उपाधि दी, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्हीं के बारे में, उन्हीं की घटनाओं का वर्णन, तुगलक की घटनाओं का वर्णन रेहला जो पुस्तक है जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, इसमें जो है वो किया गया है। पांचवा प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो की थी। अलाउद्दीन हसन ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, या फिर मुजाहिद शाह ने। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर अलाउद्दीन हसन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अलाउद्दीन जो हसन है, इसके बारे में आप जो पॉइंट याद रखने वाला है वो याद रख सकते हैं कि जो इसने अपनी राजधानी है वो गुलबर्गा को जो है वो बनाया था, और इसका नाम बदलकर बाद में एहसानाबाद जो है वो कर दिया था। इसका इसी राजधानी का नाम बाद में बदल दिया था। और जो अलाउद्दीन हसन है, ये कब बहमनी साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की, तो 1347 ईस्वी जो है, आप सन भी याद रख सकते हैं। छठा प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं तथा शेरशाह के बीच, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, या फिर नादिर शाह तथा मुगलों के बीच। तो बताइए इनमें से कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किसके किसके बीच जो है वो लड़ा गया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है वो लड़ा गया था। पहला जो है, जो आपका पानीपत का युद्ध, वो अलग है, दूसरा अलग है और तीसरा अलग है, तो आपस में मिलाइएगा नहीं। अगर बात करें पानीपत के तीसरे जो कारण है, यानी तीसरा जो युद्ध था उसका कारण की, तो पहला कारण यह है कि जो नादिर शाह था, उसी की तरह जो अहमद शाह अब्दाली है, ये जो है भारत को लूटना चाहता था। और दूसरा कारण यह है कि जो मराठे थे, वो हिंदू पद पातशाही जो है उसकी भावना से जो है वो ओतप्रोत होकर, आप कह सकते हैं, दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे। तो इसी दो कारण को आप याद रख सकते हैं जिनके कारण पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ वो महत्वपूर्ण है, तो 14 जनवरी 1761 को जो है ये युद्ध हुआ था। हारा कौन था इन दोनों में, तो मराठों की जो है वो हार यहाँ पर जो है वो हुई थी, और केवल हार नहीं, बुरी तरीके से पराजित जो है वो हुए थे। इतिहासकार जो अलग अलग हैं उनके द्वारा जैसे बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक इतिहासकार थे जिनका नाम था J.N. सरकार। उन्होंने इसी के युद्ध के बारे में बोला था कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई ना कोई सगा संबंधी खोया ना हो, कुछ परिवारों का तो पूरा पूरा विनाश ही हो गया, ऐसा इन्होंने बताया था। सातवां प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में जो है वो रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका आठवां। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता जो है वो है गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सूफिया कलाम है, भक्ति संगीत जो है उसकी एक जो है वो भाषा है, लैंग्वेज है, कहाँ पर प्रचलित है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कश्मीर की जो है ये एक विशेषता है, यही आपका सही हो जाएगा, यानी कि कश्मीर में जो है ये प्रचलित है। अगला प्रश्न 9 है आपका कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ जो है वो किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो चार ऑप्शन है,
कार्नवालिस, मिंटो, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर वेलेजरी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लोगों के साथ, ताकि सभी लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कार्नवालिस यहाँ पर सही होगा। बंगाल में जो भू राजस्व वसूली है ना, उसका अधिकार किसे दिया जाए, उसे कितने समय के लिए दिया जाए, इस पर जो अंतिम निर्णय था वो कार्नवालिस जो है, इन्होंने सर जॉन शोर थे, उनके सहयोग से लिया था। पर उनका नाम नहीं पूछा, अधिकतर इन्हीं का नाम जाता है। सर जॉन शोर जो है, उसके सहयोग से कार्नवालिस जो है, उन्होंने ये निर्णय जो है वो लिया था। और अंतिम रूप से जो जमींदार थे उनको भूमि का स्वामी जो है वो मान लिया गया था। सन एक अगर बात करें तो 1790 ईस्वी जो है, इसमें 10 वर्ष की अवस्था की जो है वो बात की गई थी, जिसे सर जॉन शोर जो है वो व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सर जॉन शोर व्यवस्था। परंतु जो ये व्यवस्था थी, जब 1790 से 1793 ईस्वी का जो है वो टाइम आया, फिर उस समय क्या हुआ, ये जो नाम था वो परिवर्तित हो गया और ये नाम क्या पड़ गया? स्थायी बंदोबस्त। इसमें जो है वो परिवर्तित कर दिया गया था और जमींदारों को अब जो भू राजस्व था उसका 8/9 भाग कंपनी को जो है वो देना पड़ता था और 1/9 जो है भाग अपनी सेवाओं के लिए जो है वो रखना पड़ता था, यानी अपने पास जो है वो रखना पड़ता था और 8/9 कंपनी को जो है वो देना होता था। 10वां प्रश्न आपका है, सूची 1 और 2 को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र दे रखे हैं और एक तरफ प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। आपको सही मिलान करके बताना है नीचे कौन कौन सा ऑप्शन किससे जो है वो मैच होगा। तो बॉम्बे क्रॉनिकल पहला नाम, प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये फिरोज शाह मेहता जो है वो थे। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो फिरोज शाह मेहता से मैच हो जाएगा। कॉमनवेल जो है, ये अगर बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट आपका पहले वाले से मैच हो जाएगा। लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय आपका सेकंड वाले से जो है वो मैच हो जाएगा और सर्च लाइट आपका जो बचा ये सचिदानंद सिन्हा जो है इससे मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका आ रहा था यहाँ पर थर्ड। देखिए थर्ड तो केवल सी वाले ऑप्शन में है, बस सी वाला ही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 1 2 4 ये आपका यहाँ पर क्रम जो है वो हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, या फिर सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका यहाँ पर आंसर सी वाला सही हो जाएगा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू नाम याद रखने के साथ साथ आपको समय भी याद रखना है और समय है आपका 1 जनवरी 1923 का। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, उन्होंने मोतीलाल नेहरू, तो विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर, इनके साथ मिलकर जो है इलाहाबाद में, अगर स्थान पूछा जाए कहाँ, तो इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की थी। स्वराज दल क्या था? तो कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी जो है वो आपकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें भी जो अध्यक्ष थे वो सीआर दास थे और जो मोतीलाल नेहरू हैं ये सचिव जो है वो बनाए गए थे। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता जो है वो थे। सी राजगोपालचारी, जे बी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया या फिर सरदार पटेल। तो बताइए कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के लेखक जो है वो कौन थे। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पट्टाभी सीतारमैया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न 13 है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इकट्ठा हुए थे। तो रीजन पूछा गया उसका। पहला कह रहा है मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये किसके विरोध में, ये चीज प्रश्न देखिए कह रहा है ना, निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। तो
इन चारों ऑप्शन में कौन है जिनकी गिरफ्तारी हुई थी? बी है महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद, सी है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और चौथा है स्वामी श्रद्धानंद तथा मजरूल हक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919, सन ध्यान रखिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में बैसाखी का जो है वो दिन था। स्थान आपका अमृतसर था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है एक सभा एकत्रित हुई थी। इस पर जो है जो जनरल डायर थे, उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोग थे, गोलियां चलवा दी थी, बहुत से लोग मर गए थे और घायल भी काफी बड़ी संख्या में हो गए थे। संख्या ये जो बताया वो बताई जाती है कि 1000 लोग लगभग मर गए थे, 1000 से अधिक लोग मर गए थे और 3000 से ज्यादा लोग जो है उसमें घायल हो गए थे, ऐसा बताया जाता है। 14 प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो है किसका विषय है? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, या किसी भी सूची में है ही नहीं आपका आर्थिक योजना, ये पूछा गया है। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका समवर्ती सूची जो है बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत जो समवर्ती सूची है ना, उसमें आपका आर्थिक और सामाजिक योजना जो है दोनों जो है वो आ जाता है। यहाँ पर आर्थिक पूछा गया है पर सामाजिक आए तो भी ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची में आता है। 15 नंबर प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, चौथी अनुसूची में है, मौलिक अधिकार में है, या फिर प्रस्तावना में है? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसके अंतर्गत आती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, ए वाला आपका ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बिल्कुल सही होगा। निर्देशक जो तत्व होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक शोषण हो गया, भारी असमानताएं हो गई, अन्याय हो गया, उन सभी का अंत भी जो है वो करना, ये सभी जो है इसमें आता है। एक आर्टिकल भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, वो है आर्टिकल 78। अरे 78 नहीं, 38। 38 में एक्चुअल में बताया गया, इसी जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी जो संस्थाएं हैं उनको अनुप्राणित करेगा, भरसक रूप में स्थापना करेगा, संरक्षण करेगा, मतलब इसी से रिलेटेड बताया गया है। बाकी आपको स्टेटमेंट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर धर्म का अधिकार? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार में पहले आता था, अब इसे कानूनी अधिकार में जो है वो रख दिया गया है। पूछा यह जाता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया है और संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 300 का, ये ध्यान रख सकते हैं, इसके तहत एक कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। अधिकतर जो पूछा जाता है ये संविधान संशोधन पूछा जाता है, कई बार 44 और 42 में जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कई बार बताया है कि जब भी संपत्ति की बात आए तो हर व्यक्ति चाहता है उसका पैसा डबल हो जाए, तो 4 के बाद 4 आ रहा है, जस्ट इसी के जस्ट बाद आ रहा है ना, यानी एक 4 आपके पास है, दोबारा भी 4 आ गया तो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, यानी कि पैसा डबल हो रहा है। बस इस संपत्ति से इस डबल को ध्यान रखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है जनता के द्वारा या फिर निर्वाचक मंडल द्वारा जो कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, या फिर राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है चुने जाते हैं कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। किस आर्टिकल में आते हैं आपके ये? तो अनुच्छेद 66 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वो, जो उसका निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर या मिलकर बनने वाले निर्वाचक जो गण हैं उनके सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है वो होगा, और ये जो निर्वाचन होगा वो गुप्त होगा। ये 66 आर्टिकल में बताया गया। अगर स्टार्टिंग कहाँ से होती है उपराष्ट्रपति? तो 63 आर्टिकल जो है वहां से भारत का उपराष्ट्रपति जो है
वो स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से लेकर के 61 तक, नहीं 62 तक, क्योंकि 63 जो है वो आपका उपराष्ट्रपति जो है वहां से आ जाता है। तो 52 से 62 क्या है, राष्ट्रपति, जिसमें 61 आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति का महाभियोग या राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चला जाता है वो आपका इससे संबंधित होता है। 18 प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। बढ़िया प्रश्न है, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर आयोग, कौन सा इनमें से सही होगा। किसकी संस्तुति के आधार पर जो मूल कर्तव्य है उससे संबंधित जो प्रावधान है उसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आंसर की बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह समिति आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के जो भाग 4 है इसमें अनुच्छेद 51 का जो है इसके रूप में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। 19 प्रश्न कह रहा है, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, राजनीतिक हितों की एकता से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो इनमें से सही कौन कौन से होंगे, इन चार ऑप्शन में इस टाइप से दे रखे हैं। तो आपका यहाँ पर पहला वाला सही है, यानी कि संविधान के प्रावधानों से। दूसरा भी सही है, नियोजन प्रक्रिया से। बाकी कोई सही नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 20 नंबर की, संविधान का जो 73वां संशोधन है उसने प्रावधान किया गया है पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायत जो है उनको फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए, या फिर 11वीं अनुसूची में दिए गए जो विषय हैं उसके संदर्भ में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के लिए। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। 73वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। तो सही आपके सभी हैं, आंसर आपका उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज जो है व्यवस्था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है काफी बार। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 11वीं अनुसूची भी जो है इससे संबंधित है। बस ये 2 पॉइंट अधिकतर पूछे जाने के चांसेस हैं 73वें संविधान संशोधन से। 21 प्रश्न, एक तरफ संविधान के अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ उससे संबंधित विषय दे रखे हैं और आपको बताना है कि सही जो है इन चार ऑप्शन में कौन सा होगा। 124 सबसे पहला, तो 124 किससे रिलेटेड है, तो संघीय जो न्यायपालिका है उससे संबंधित है। तो संघीय न्यायपालिका ये 3rd नंबर पे दे रखा है, तो फर्स्ट का मैच हो जाएगा आपका 3rd वाला। फिर 5 दे रखा है, 5 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, तो ये जो है 5th का यानी कि बी वाला जो है ये आपका किससे मैच हो जाएगा, 4 वाले से मैच हो जाएगा। फिर आपका 352 कितनी बार आपका आ चुका है, ये 352 जो है वो आकस्मिक जो प्रावधान है उससे संबंधित होता है। जब राष्ट्रीय आपात की बात हो तो 352, जब राष्ट्रपति शासन की बात हो तो 356, और जब वित्तीय आपात की बात हो तो 360। तो 352 किससे संबंधित हो जाएगा, आप कहेंगे आपात वाला। देखिए तो पहले ही आकस्मिक प्रावधान, इसी से जो है वो मैच हो जाएगा। और बचा आपका 245, ये बचा हुआ विधायी जो शक्तियां हैं उनके वितरण से जो है वो संबंधित हो जाएगा। तो आपका जो 245 है इसको हम इस टाइप से सेकंड वाले से मैच करते हैं। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले 3 था, फिर 4 था, फिर 1 था, फिर लास्ट में 2 वाले से मैच किया था हमने तो 2 था। बस नाम आप ध्यान रखिएगा किससे किससे संबंधित है, बाकी यहाँ पर और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 प्रश्न है, इनमें से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय जो है वो वितरण होता है। वित्त आयोग, अंतरराज्यीय काउंसिल, योजना आयोग या फिर सरकारी आयोग। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर वित्त आयोग जो है वो बिल्कुल सही होगा। वित्त आयोग का जो गठन है वो केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व वितरण है ना उसके उपाय सुझाने के लिए जो है किया जाता है। और आपका जो अनुच्छेद 280 है इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद या फिर जब भी आवश्यकता पड़े उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाता है, जिसके जो अध्यक्ष हैं उसके अलावा 4 सदस्य इसमें और होते हैं। प्रश्न एक पूछा यहाँ से ये भी जाता है कि जो पहले वित्त आयोग हैं उसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो उनका नाम था के.सी. नियोगी। नाम ध्यान रखिएगा, के.सी. नियोगी। और अब तक अगर बात करें तो लगभग 11 वित्त आयोग जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है। और 12वें वित्त जो वर्तमान की अगर बात करें तो वो कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो उनका नाम है सी रंगराजन।
इसको रफ करते हैं। 12वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं सी रंग राजन। और ये आपके करंट के नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया जो जहां से पूछे जाते हैं। 12वें के वित्त हैं, 12वें वित्त के जो है वो सी रंगराजन थे। 13वें के कौन थे? तो इनका नाम था विजय केलकर। विजय केलकर। और जो 14 है उसके जो है वो कौन? वो है YV रेड्डी। यही अधिकतर इन तीनों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एकदम लेटेस्ट का ही पूछा जाए। तो जो आपके 12वें थे, अभी लेटेस्ट वाला जो सब वर्तमान में, वो आपको हम बताएंगे। पहले ये समझिए कि जो 12वें वित्त आयोग थे, इनका टाइम था 2005 से 2010 तक। उसके बाद 13 नंबर पर आए आपके विजय केलकर। ये कब से कब तक थे? तो ये 2010 से लेकर के 2015 तक थे। उसके बाद आए YV रेड्डी 14 नंबर पर, ये इनका था 2015 से लेकर 2020 तक। तो ये तो हो गए पिछले। अब पूछे आपसे जो सबसे लेटेस्ट है, अगर उसके जाएंगे तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो वर्तमान में जो चल रहे हैं वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष चल रहे हैं? 15वें अध्यक्ष चल रहे हैं, और जिनका जो समय है वो है आपका 2020 से लेकर के 2025 तक। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है NK सिंह। वैसे देखिए वर्तमान के ही आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। परंतु क्या है, प्रश्न में पूछने का क्रम कई बार ये हो जाता है कि 14वें कौन थे, 13वें कौन थे, इस टाइप से अगर आ जाए तो लास्ट के 2-3 याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नाम सुना भी होगा तो ऑप्शन में ही आता है, टिक कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर ए वाला वित्त आयोग सही होगा। 23 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुषों पर जो है वो कितना? 941, 934, 927, 943। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन चारों में से, तो 943 आपका सही हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कुल 943 है। 24 प्रश्न है, बांध्याकरण के लिए जो जनसंख्या नियंत्रित करने का एक अधिक विश्वसनीय तरीका है, दंपतियों के लिए इच्छा से ना आने के कुछ कारण यहाँ पर दे रखे हैं। और इसमें बताना आपको क्या है कि कुछ कारण जो है नीचे लिखा होगा, सही कौन कौन से हैं। तो पहला है लड़कों के लिए इच्छा, दूसरा है शिशु मृत्यु की ऊंची दर, तीसरा है समझदारी की कमी, और चौथा है अति गरीब परिवारों में आर्थिक जो है वो मजबूरियां। तो इतने सब पॉइंट हैं, आपको बताना है पहला दूसरा सही है बस। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, या फिर सभी। कुल मिलाकर परिवार नियोजन जो है उसके संदर्भ में जो बंध्याकरण है, वो जो तकनीक है उसके बारे में पूछा गया है, उसके क्या रीजन है। तो वो आंसर की बात करते हैं तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा कि लड़कों के लिए इच्छा, शिशु मृत्यु की ऊंची दर है, समझदारी की भी कमी है, ये सारी चीजें आप कहेंगे इसमें आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके साइंस के जो है वो प्रश्न 25 से। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं हम कि सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन उस प्रश्न से रिलेटेड हो सके सारी आपको देते रहें, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर ले जाए। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। पास्कल इकाई पूछी गई है, आर्द्रता की होती है, दाब की होती है, या फिर वर्षा की होती है, या फिर तापमान की होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, दाब की इकाई होती है पास्कल, पूछी भी जाती है काफी बार, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो मोटर वाहन होते हैं उनसे निकलने वाली निम्न में से कौन सा एक मुख्य प्रदूषक गैस जो है वो होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन चारों में से, तो आपका बी वाला कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर जो है वो सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस में आपकी जो है वो आती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ क्रिया करती है तो एक स्थायी यौगिक जो है बना लेती है, जिससे क्या होता है, जिससे जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचने देता है। तो इस टाइप से कह सकते हैं मनुष्य के लिए नुकसानदेह काफी होती है। पौधों में आपका तो हीमोग्लोबिन होता नहीं है, तो कार्बन डाइ मोनोऑक्साइड पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं होती है। इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। 27 प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसे शुष्क बर्फ जो है वो कहते हैं? निर्जलित बर्फ को, पहाड़ों पर जमी बर्फ को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को।
कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक रंगहीन गंधहीन गैस है और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है 0.003% में ये आपकी वैल्यू होती है। एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया है, 0.003 नहीं 0.03 ये परसेंटेज होता है कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और यहाँ पर पूछा था किसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, तो आप कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जो वायुमंडलीय दाब होता है ना उस पर ये -78 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है माइनस में बता रहे हैं हम, तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। अश्रु गैस जो है वो है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अमोनिया यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अमोनिया आपकी एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जो कि वायु से कुछ हल्की होती है और अमोनिया का जो यूज है वो बर्फ बनाने के कारखानों में होता है, धुलाई में होता है, उर्वरक के रूप में होता है। और अमोनिया आपकी एक क्षारीय गैस भी जो है वो होती है जो कि जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाती है। और प्रश्न में अश्रु गैस पूछा गया था, उसके साथ साथ कृत्रिम रेसे भी याद रखिएगा। कृत्रिम रेसे और जो अश्रु गैस है वो बनाने में अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया किसमें जाता है? सेम में, भिंड अंडों में, हरी सब्जियों में या फिर दूध में? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका हरी सब्जियों में जो है वो बिल्कुल सही होगा। लौह तत्व की कमी जो होती है वो आपको बालक और महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलती है। और लौह तत्व की कमी से रोग कौन सा होता है? तो अरक्तता का जो है वो रोग होता है। अलग अलग जो भोजन होते हैं ना उसमें लौह तत्व अलग अलग होता है, जैसे कि मेथी की जो सब्जी है उसमें मिलीग्राम में आपका 16.9 मिलीग्राम जो है वो आपको लौह तत्व देखने को मिलता है। पुदीना में 15.6 देखने को मिलता है। ऐसे पालक में 10.5, ऐसे अलग अलग जो है वो बटा हुआ। 30 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर सही होगा। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण और इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्रश्न में जो पूछा था कि कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज की जाती है। 31 नंबर प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? गतिज, स्थितिज, सौर या फिर विकिरण? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा आपका यहाँ पर सही होगा। पौधों में जल, प्रकाश वाला जो अभी क्वेश्चन हमने देखा था इसमें रिएक्शन भी होती है, वो भी अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा। कई बार हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है, इस टाइप से पूछ लिया जाए। हाँ, तो यहाँ पर आंसर आपका स्थितिज ऊर्जा सही होगा। स्थिति के कारण जो आपकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, या डायरेक्ट डेफिनेशन है इस टाइप से भी कहते हैं, किसी भी वस्तु की वो ऊर्जा जो कि उसकी वर्तमान स्थिति पर जो है वो डिपेंड करती है। फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? mgh होता है। और गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा यानी कि गति के कारण जो नॉर्मल सा आप बोल सकते हैं। और गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है k बराबर हाफ mv²। अगला देखते हैं 32 प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 8 मई को, 7 जून को, 11 जुलाई को या फिर 15 सितंबर को? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, बहुत पूछा जाता है ये। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि 11 जुलाई बिल्कुल सही होगा। अरे एक चीज ऊपर वाले प्रश्न में यहाँ पर करेक्ट कर दें, आंसर आपका ही नहीं स्थितिज ऊर्जा है, आंसर तो आपका गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा के हम बारे में बता रहे थे तो वही कंटिन्यू कर दिया। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा में जो है ये आपका परिवर्तित होता है। ए वाला यहाँ पर आंसर सही होगा। और बता मैंने गतिज और स्थितिज दोनों के बारे में दिया। ध्यान रखिएगा, वायु शक्ति में ऊर्जा का जो गतिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई मैंने बता दिया। 33 प्रश्न आपका है, प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1750 में, 1757 में, 1760 में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 1757 में जो है प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था।
और प्लासी का जो युद्ध है वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव जो है उनके बीच में हुआ था। 34 प्रश्न है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आरंभ कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु? आंसर की बात करते हैं तो आपका कुचिपुड़ी जो है, मैंने बताया काफी बार, कच्ची पूड़ी मतलब इतना नहीं दिखाई देता है कच्ची पूड़ी खा गए, यानी दिखाई नहीं देता है, नहीं अंधे आंध्र प्रदेश आपका इस टाइप से जो है वो जोड़ के याद रख सकते हैं। 35 प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 2 मई, 5 जून या फिर 21 जून को? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है आपका मनाया जाता है 21 मार्च को, यानी पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 प्रश्न है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का आपको क्रम जो है वो बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इस टाइप से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, फिर आपका आएगा गुजरात और सबसे लास्ट में आपका कर्नाटक। महाराष्ट्र में जो है, अगर परसेंटेज की बात करें नगरीकरण की, जो प्रश्न में पूछा गया है, तो ये परसेंटेज आपको 42.4% तक देखने को जो है वो मिलता है इसमें महाराष्ट्र में। गुजरात में ये आपका परसेंट 37.5% देखने को मिलता है और कर्नाटक में ये परसेंट 33.98% देखने को मिलता है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन में ये ए वाला दे रखा है ना तमिलनाडु, इसमें 43.8% देखने को मिलता है। परंतु जो आपका बी है उसमें तमिलनाडु तो है नहीं, तो इसलिए आपको वो ऑप्शन नहीं होगा। पर तमिलनाडु ध्यान रखिएगा, इन सभी ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत राज्य है उसमें आता है। बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपको कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन कह रहा है भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से आधिकारिक अधिकाधिक आलोचना हो रही है, और कारण दे रखा है आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर जो है वो आधारित है। आपको बताना क्या है सही कौन सा है, दोनों सही हैं या गलत हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। देखिए सही तो आपके दोनों दे रखे हैं, तो ए वाला ही यहाँ पर सही होगा और सही व्याख्या भी यानी कि सही स्पष्टीकरण भी है, ए वाला ही आपका यहाँ पर सही होगा। क्योंकि आप भी देख रहे हैं भारत जो है उसकी नई जो आर्थिक नीति है उसकी देश के अंदर भी बाहर भी आलोचना हो रही है। परंतु ये जो आलोचना है वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, वो आदर्शों और विचारधाराओं पर आधारित है। वही यहाँ पर लिखा है सेकंड वाले में कि आदर्शों के भेदों पर आधारित है, समझ रहे हैं? तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 है, किसके निर्यात से भारत की जो निर्यात आय है उसमें सर्वाधिक योगदान होता है? कृषि उत्पाद, रत्न और आभूषण, मशीनरी या फिर कपड़ा और सिले सिलाए वस्त्र? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर आपका यहाँ पर कपड़ा और सिले सिलाए वस्त्र आपका सही हो जाएगा। निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो पूछा गया था। 39 प्रश्न कह रहा है भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो अपनाया गया था? उद्देश्य क्या होता है स्वसंपोषित विकास का? तो आप कहेंगे कि जो आत्मनिर्भरता है ना, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंसी है ना, उस पर थोड़ा सा फोकस करना। आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न भी सुमेलित से है, एक तरफ सूची दे रखी है जिसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित सन दे रखे हैं। तो कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव आपको बताना है, पूर्ण स्वराज दिवस है, दांडी मार्च है और द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी है। तो बताइए कौन सा किससे मैच होगा? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर दांडी मार्च की, तो काफी बार मैंने बताया 12 मार्च 1930, इससे जो है ये मैच हो जाएगा दांडी मार्च, यानी कि सी का जो है वो फोर्थ है। सी का फोर्थ देखिए तो केवल इस ऑप्शन में है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो 2 1 4 3 यही आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि जो कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव है ये आपका 31 दिसंबर 1929 जो है इससे मैच हो जाएगा। पूर्ण स्वराज्य जो दिवस है ये आपका 26 जनवरी जो है उससे मैच होगा, यानी कि फर्स्ट वाले से। और लास्ट में द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस पूछा गया है, इसमें महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे, ये सितंबर 1931 में जो है वो हुआ था। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे वो आपके 1931-32 इसी में हो गए थे। पूछा यह जाता है ना कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो था। आंसर यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर जो है वो बना हुआ है? तो बताइए गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा? यहाँ पर देखिए तो अगर
नागार्जुन में अर्जुन जो है यहाँ पर नाम आ रहा है। तो जब अर्जुन का नाम ध्यान आता है तो आपके दिमाग में कृष्ण का भी नाम, कृष्ण और अर्जुन ये सभी महाभारत के जो है वो हैं पार्ट, तो आपको उसी से जोड़कर याद रखना है। आप कहेंगे कृष्णा याद रखेंगे तो कृष्णा नदी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और कहाँ पर है आपका? तो आंध्र प्रदेश में जो है आपका है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, सिंचाई भी की जाती है। ये सभी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन एक सुमेलित जो है वो नहीं है? गोरखपुर राप्ती, लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा या फिर सूरत ताप्ती। तो बताइए इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो आपका लुधियाना रावी जो है ये वाला सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। गोरखपुर है आपका, ये राप्ती नदी जो है उसके किनारे है। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, बस बी वाला यहाँ पर गलत है। अगला है सुमेलित करना है आपको कि कौन सुमेलित है ये बताना है। असम, शिलोंग, मेघालय, कोहिमा इस टाइप से है, मतलब आप राजधानी और राज्य जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन जो है वो यहाँ पर सही है ये बताना है। आंसर की बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी होती है आपकी आइजोल। ये वाला आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। मेघालय की राजधानी क्या होती है? तो आपकी शिलोंग होती है, जबकि यहाँ पर कोहिमा लिखा है। मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलोंग होती है। असम की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? तो वो गुवाहाटी राज्य जो है इसका एक प्रमुख नगर भी आप कह सकते हैं और राजधानी भी जो है वो कह सकते हैं। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो ये वाली इस टाइप से हो जाएगी। तो सी वाला यहाँ पर केवल सही था। अगला इनमें से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, चीड़, साल या फिर सागौन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन जो है वो पाया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो देवदार आपका यहाँ पर सही होगा। हिमाचल के उत्तरी जो भाग है उनमें लगभग 1690 से लेकर के 2400 मीटर तक आपका इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो चीड़ है इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक देखने को मिलती है। ये भी हिमालय के उत्तरी भाग पर देखने को मिलता है। जो साल है ये हिमाचल के निचले ढलान जो होते हैं उन पर देखने को मिलता है। और जो सागवान है, सागौन भी इसी को कहते हैं, मध्यवर्ती भारत जो है उसमें देखने को मिलते हैं। लास्ट प्रश्न है आपका इसका, क्योंकि लास्ट के जो 5 प्रश्न है वो रीजनिंग के आते हैं। 45 प्रश्न कह रहा है ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें सही बताना है आपको कौन कौन से हैं। और नीचे आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो पहला कह रहा है ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की जो चोटियां हैं उसके पिघलने से समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। बिल्कुल आपका सही है। जिसको हम बोलते हैं ना ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये सब बाढ़ का कारण भी बनेगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यदि ग्लोबीय जो ताप वृद्धि है उसके वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 ईस्वी तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये आपका जो है वो गलत है। चौथा कह रहा है ये संभावना है कि सन 2044 तक फिजी जो है वो डूब जाएगा और इस समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर भी एक गंभीर संकट छा जाएगा, तो ये भी आपका चौथा वाला सही है। आंसर आपका पहला, दूसरा और चौथा यानी कि ए वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 46 भी प्रश्न यहाँ पर थ्योरी बेस्ड ही है। यहाँ पर प्रश्न 48 से आपको रीजनिंग के दे रखे हैं। कुछ और प्रश्न हैं जीके के, वो भी देखते हैं। इस समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य जो है वो होता है भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, भूतल पर जो पराबैंगनी विकिरण है बात उसको थामना। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला यहाँ पर भूतल पर पराबैंगनी जो विकिरण है, विकिरणपात, उसको जो है वो थामना, ये ओजोन परत का कार्य हो जाएगा। इसके अलावा ये भी आपको पता है कि ओजोन जो परत है वो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि यहाँ पर लिखा ही था। पराबैंगनी विकिरणपात को थामना, और इसका जो उपयोग होता है वो विरंजक, जीवाणुनाशक, कृत्रिम रबर और कपूर बनाने में भी किया जाता है। 47 प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है शेरपा, थारू, टोडा, जुलू, यानी कि जनजाति यहाँ पर दे रखी है। स्थान उनके दे रखे हैं, बताइए इनमें यहाँ पर कौन सा गलत है।
आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, जुलू उड़ीसा जो करके यहाँ पर लिखा हुआ है। शेरपा जो जनजाति है वो नेपाल में, थारू नामक जो जनजाति है उत्तराखंड में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलती है। यूपी में भी जो है वो थारू जनजाति आपको देखने को मिलती है। टोडा जो है वो दक्षिण भारत में, और जो जुलू नामक जनजाति है ये आपकी उड़ीसा में नहीं, ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो पाई जाती है। 48 प्रश्न है, यहाँ से देखिए रीजनिंग के हैं, 3 प्रश्न ही है, 48, 49, 50। रीजनिंग के प्रश्न है, एडीआईपी, डीजीएलएस इस टाइप से दे रखा है, तो आपको बीई जे क्यू इसका क्या मान आएगा वो बताना है। तो ए से डी पर हम किस टाइप से पहुंच रहे हैं, तो आप कहेंगे दो यहाँ पर प्लस हो रहा है, ए के बाद बी सी और फिर डी आ रहा है। यहाँ पर भी यही करेंगे, बी के बाद हम क्या करेंगे सी डी यानी कि ई आएगा। तो पहला क्या आ जाएगा, ई आएगा, देखिए ई ए में भी है और आपका बी में भी है। डी में देखिए आगे भी क्या है, सही है, तो डी ई एफ जी, तो यहाँ पर भी यही कर लीजिए ई एफ जी एच, तो एच वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया गया, +2 जो है वो सभी नंबरों में किया गया है, और लास्ट वाले में भी इस टाइप से +2 किया गया है। अगला देखते हैं 49। यहाँ पर बिंदुओं वाले जो त्रिभुज है उनकी संख्या आपको बतानी है। इस टाइप से ये त्रिभुज दे रखा है, और नीचे 4 ऑप्शन भी है, 5, 8, 10 या 16। तो अब बताना है आपको कि इनमें टोटल कितने जो है वो त्रिभुज होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके अंदर बिंदु आपका आ जाए, क्योंकि बिंदु वाले त्रिभुज बात की गई है। जैसे ये वाला जो है, केवल ये वाला, इसमें देखिए तो क्या बिंदु है, नहीं है, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। ये चीज यहाँ पर जो है वो बताई गई है। स्टार्ट करते हैं गिनना। सबसे पहला देखिए, तो ये जिसमें बिंदु है उन्हीं को आप गिन लीजिए। एक ये है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो छः तो आपके यही हो गए, छः यहाँ पर लिख देते हैं। अब बड़े वाले लीजिए, जैसे एक आपका ये हो जाएगा, तो आपका 7 हो जाएगा। एक आपका यहाँ से हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। एक आपका यहाँ से हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। एक आपका यहाँ से हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा। एक आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा, और एक आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो आपके टोटल कितने हो गए अभी तक, 12 हो गए। और ऑप्शन में देखिए 10, 8, 5, 8, 10 है, और 12 से बड़ा केवल एक ही ऑप्शन है, तो आगे आप नहीं भी गिनेंगे तब भी आपका 16 आंसर हो जाएगा। बिना आप समय व्यस्त किए 16 आंसर पर टिक कर सकते हैं। एक तो आपका सबसे बड़ा यही वाला हो जाएगा। एक आप देखेंगे तो अपोजिट में आपका ये बन रहा है, तो इस टाइप से आप गिन लेंगे, 16 आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो अभी तक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा, ताकि कई बार नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है नहीं पहुंच पाती है आप तक, तो टेलीग्राम पर सभी अपडेट आपको मिलते रहें। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। सबसे अच्छा क्या तरीका होता है इसको करने का, कि जितने भी यहाँ पर लेटर दे रखे हैं आप टोटल गिन लीजिए। एक, दो, फिल इन द ब्लैंक्स को भी आपको गिनना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इन 12 को आप चाहें तो इस टाइप से भी बांट सकते हैं, दो दो के फॉर्म में। 12 को अगर आप चाहें तो 2 के साथ डिवाइड करके करेंगे तो 6-6 का आप बना सकते हैं, या अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चक्कू 12, तो 4-4 का भी बना सकते हैं। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3-3 का भी बना सकते हैं, और 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इन्हीं में से आप कोई बना सकते हैं। अब ये 3, 4, 6 क्या है, इस चीज़ को समझिए। 3, 4, 6 का मतलब है, जैसे अगर आप 3 का पेयर बनाना चाह रहे हैं, तो आप ए बी यहाँ पर कोई रख रहे हैं वैल्यू, जैसे हमने सी रख ली, तो अब ए बी सी, बस इतना 3 का हमने देख लिया। अब उसके आगे के 3 देखने हैं, तो हम 3-3 करके ऐसे लेते हुए चलेंगे। तो ए बी सी है, तो यहाँ अगर हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, तो यहाँ बी सी ए हो जाना चाहिए। फिर सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी ए बी, यानी यहाँ सी है तो यहाँ ए हो जाना चाहिए, ताकि आगे बी हो जाए। फिर आपका यहाँ पर ए है, तो उसके बाद बी है, तो यहाँ पर ए बी सी यहाँ भी आ जाएगा। ए बी सी, बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, फिर ए बी सी, इस टाइप से चल रहा है। तो सी आया, ए आया, ए आया, बी आया, सी ए बी, सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब 3-4 में अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ-कहाँ पर जो है इसको ब्रेक देते हुए चलें। अगर आप 4-4 का देते तो हो सकता है वहाँ पर आपकी सीरीज़ ना बनती, पैटर्न ना बनता, तो फिर आपको दिक्कत होती।
तो ये था हमारे ओवरऑल 50 प्रश्न। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको जो है वो बताना है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन इनमें से कौन एक बुला सकता है, और टोटल 50 प्रश्न में से कितने आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन सा इन चार ऑप्शन में सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।